हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 ये मॉडल पेपर 1 है। 100 क्वेश्चन होगा जो कि आपके सिलेबस पर आधारित है। इसमें नेगेटिव 1/3 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप 5 से भी ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा और जो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। मात्र 900 लोगों का रिजल्ट देना है और लोग 5 लाख लोग हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। पिछले साल से भी ज़्यादा कंपटीशन है और सभी क्वेश्चन बनाना है, लेकिन नेगेटिव नहीं लगाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपका टारगेट यह है कि आप 80 क्वेश्चन कम से कम कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, 80 सही क्वेश्चन, ठीक, क्योंकि 80 आपका इजीली कट ऑफ चला जाएगा इस बार, ठीक। तो 80 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन पर आपका 4 नंबर मिलेगा। मिस की 80 क्वेश्चन बनाइएगा तो 8 चौके 32 मिस की कम से कम 300 से ऊपर आपका लाना है स्कोर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। ज़्यादा मैं आपको विश्लेषण नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डेली देता हूं। भारतीय मानक समय जो आधारित है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। और ये ग्रीनविच देखिएगा जो कि ग्रेट ब्रिटेन लंदन से पार होता है, वहाँ से आप देखिएगा तो ये 5.5 घंटे आगे है, ठीक, हम लोगों का टाइमलाइन। ये याद रखिएगा। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पहले के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। जो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है उसका नाम बताना है आपको। तो हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है उसका नाम है सिपकी दर्रा या सिपकीला दर्रा। ये याद रखिएगा। ये हो जाएगा। दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा? बी। आपको पता है कि विश्व ज्योग्राफी, भारत ज्योग्राफी और बिहार से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा 6 क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। देश के स्वार्थिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? हमारे भारत में स्वार्थिक क्षेत्रफल पर सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो कौन सा वन है? तो उषणार्ध पतझड़ वन, याद रखिएगा। उषणार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। सबसे पहले अगर मानसून इंटर करता है तो वो केरल में, यहाँ पर देखिए केरल में सबसे पहले जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून इंटर करता है। और रिट्रेटिंग जो मानसून होता है जो उधर से लौट कर आता है वो तमिलनाडु के देखिएगा तटवर्तीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश कराता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि भारत के स्वार्थिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। मीन्स कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है। किस प्रकार की मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है भारत के स्वार्थिक क्षेत्र पर? तो ये जो है ये जलोढ़ मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है ये आपको नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, ये याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी, खादर और बांगर बोला जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी बोला जाता है और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होता है। 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़ा जिले का आपका नाम बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा ये पटना हो जाएगा। तो ये सब आपको लगाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जो पृथ्वी का कोर है, ठीक, उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, ठीक, ये याद रखना है। आपके सामने ऑप्शन देखिए, लोहा है, लोहा निकेल, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका एल्युमिनियम और सिलिका निकेल। तो ये आपको बताना है कि पृथ्वी के कोर में क्या है। कोर में इसकी एकदम सेंटर में आपको क्या मौजूद सबसे ज़्यादा रहता है, ये आपको बताना है। उसे शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आप याद कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। निकेल और लोहा रहता है, निफे। फिर आपको निकेल और लोहा, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ठीक। निफे बोलते हैं ना शॉर्ट में, जो कि आपको यहाँ पर होता है कोर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है। अगर पूरे भारत के पूछे प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी हो जाएगी, लेकिन अगर बिहार का पूछे सबसे पहला तो ये लालू यादव जी के वाइफ जो हैं ये राबड़ी देवी जो बनी थी, ये बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अभी जो मुख्यमंत्री, अभी तो विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछे तो ये मीरा कुमार जो थी ये थी, और ये कहाँ से थी? तो ये सासाराम संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतती थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कल्याणी राज्य के निर्देशिक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणी राज्य का सिद्धांत जो है, जिसे हम लोग ये जो निर्देश है ये कहाँ पर है? तो डीपीएसपी में है। ये क्वेश्चन देखिए इस बार की यूपीएससी में भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ठीक, कि जो कल्याणी राज्य का सिद्धांत है ये किसमें निहित है? तो राज्य के जो कि नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है ये प्रावधान, जो कि भाग जो 4 में है। आर्टिकल देखिएगा, ये आपको आर्टिकल जो मिलेगा 36 से लेकर 51 तक इसका प्रावधान दिया हुआ है, ठीक। इसके आर्टिकल 44 को याद रखिएगा, आचार संहिता, समान आचार संहिता के बारे में। और आर्टिकल 40 जो है ये पंचायती राज के व्यवस्था, ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। माफ कीजिएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन बनेगा लगा लेना है, 8 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। अभी ओम प्रकाश बिरला जी हैं लोकसभा के स्पीकर, तो लोकसभा के स्पीकर जो है इनका निर्वाचन कैसे होता है ये आपको बताना है, ध्यान से क्वेश्चन लगाइए। तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। ठीक, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। अगर लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछा जाए तो 552 हो सकता है, लेकिन अभी 545 पर चुनाव होता है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के राष्ट्रपति को उस पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ये आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और जो हटाया जाता है ये आपको बताना है कि कैसे हटाया जाता है। तो ये संसद द्वारा हटाया जाता है। संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक, ये याद रखिएगा। 11 देखिए क्वेश्चन कि भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के पद पर आसीन रह सकता है? कोई व्यक्ति बिना सदस्य हुए बिना कब तक मंत्री बन सकता है, ये बताना है आपको भारत के। ठीक, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको कराया था, बहुत क्वेश्चन कराते रहता हूँ टाइम टू टाइम आपको, वन लिनियर टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो वहाँ से आपको दिमाग में लगा लेना है कि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए करा रहे हैं, तो इसे ध्यान से देखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो हो जाएगा, कोई भी मंत्री आसीन रह सकता है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए चारों, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ये 6 महीना हो सकता है। 6 महीना रह सकता है बिना किसी का सदस्य हुए बिना, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्य होना पड़ता है। अगर ये सदस्य नहीं हो पाता है किसी, इसकी लोकसभा या राज्यसभा, और राज्य में बोला जाए विधानसभा या विधान परिषद का, तो इसे अपना पद त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो 11 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो जो संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, ये 6 महीने का होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। 6 महीने का बहुत अच्छा प्रावधान है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? विशेष बिहार विशेष हम कराते हैं, आज तो लेट हो गया लेकिन कराएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जिसने किया था वो महादेव लाल सराफ थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भागलपुर से आपको सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ थे। ठीक, श्री कृष्ण सिंह जो थे ये हमारे बिहार के सबसे आपको प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय हैं जो गुरुदेव नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव कौन? तो यहाँ पर देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। वीडियो रोक लीजिएगा अगर आपको जल्दी लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं तो। ठीक, तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर था। यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर, जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं, प्रमुख बंदरगाह है सिंधु सभ्यता का, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है, ये कौन सा है? ठीक, इसमें से बताना, स्थित नहीं है, स्थिति भी पूछ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, आपको रोपड़ नहीं, माफ कीजिएगा, लोथल था। ये आपको दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार के दरोगा प्रीलिम्स में पूछा था। जो लोथल है ये कौन से नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, मिलान करने के लिए आ जाता है, और ये बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है इस समय। ठीक, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे? महात्मा गांधी जो थे ये अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे, ये आपको बताना है। तो ये जो मानते थे, किनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए 9 आपको जनवरी 1915 को आपको आ गए थे, 1915 में महात्मा गांधी भारत में। ठीक, उनको उनके गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि आप पहले जाइए, भ्रमण कीजिए पूरे भारत में और स्थिति का निरीक्षण कीजिए, क्या गरीबी है, कहाँ ऐसा छुआछूत कहाँ कहाँ ये सब है। तो उन्होंने भ्रमण किया। ये एक बात ध्यान में रखिएगा, इनका सबसे पहला जो सत्याग्रह था पूर्ण रूप से सफल, ये आपको चंपारण सत्याग्रह था, जहां पर राजकुमार शुक्ल जी गए थे लखनऊ और इनको आमंत्रित किए थे। तिनकठिया व्यवस्था था जो आपको नील खेती वाला, तो उसमें सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का था, ये याद रखिएगा, चंपारण। क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। जो साइमन कमीशन है ये पहली बार भारत कब आया था, ये आपको बताना है। तो जो साइमन कमीशन आया था पहली बार, ये आपको 1928 में आया था। जो 1919 का एक्ट था उसी का निरीक्षण करने के लिए ये आपको कुछ साल पहले ही आ गया था, जिसका विरोध हुआ था पंजाब में आपको पूर्ण रूप से, और लाला लाजपत राय इनका विरोध में सबसे आगे थे और उन पर लाठी का ये हुआ, लाठीचार्ज, तो जिनके कारण उनका मृत्यु भी हो गया, ये याद रखिएगा। तो 17 का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से किस वर्ष स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, ये क्वेश्चन आया आपके सामने। ठीक, तो ये लगाना है, ये आपको 1929 में। ठीक, 1929 में, और 26 जनवरी 1930 को हर साल ये पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाता था, झंडा फहराया जाता था, और वहीं आपको लागू किया गया जब संविधान बन गया था। आपको संविधान तो बन गया था, आपको याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था क्योंकि यही महत्वपूर्ण डेट था, जो कि 26 जनवरी 1930 को याद करना था कि हर साल इसी डेट को आपको मनाया जाता था, पूर्ण स्वाधीनता, जो कांग्रेस थे तब पर भी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 18 के आंसर भी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है। तो बिहार राज्य में जो लिंगानुपात है 2011 जनगणना के अनुसार ये कितना है, ये बताना है आपको।
तो ये है 918। कितना है? 918 है। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 918 लड़कियों की संख्या है। बहुत ही मतलब कि ये निंदनीय है, बहुत ही खराब है। सबसे अच्छा जो आपको लिंगानुपात है बिहार में वो गोपालगंज का पड़ता है। गोपालगंज, सिवान, सारण ये सब का पड़ता है, ये याद रखिएगा। जिले का नाम है। कुछ मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे ज़्यादा अगर घनत्व पूछे भारत में सबसे ज़्यादा किसका घनत्व है, हम इसकी 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई जो है उसके क्षेत्रफल में रहते हैं लोगों की संख्या, उसे घनत्व बोला जाता है। तो वो आपको बिहार का सबसे पहला आता है स्थान, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 13वां स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा आता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो भारतीय स्टेट बैंक को पूर्व में किस रूप से जाना जाता था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपको लगेगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया याद रखिएगा, एसबीआई को कहा जाता था। आपको लगेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन सर करा रहे हैं। देखिए आसान क्वेश्चन, देखिए निगेटिव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप पूरा क्वेश्चन लगा लीजिए, खुद ही अनुभव कीजिएगा कि हमने यहाँ तक की क्वेश्चन गलत किया, जो कि क्वेश्चन मुझे आता था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। यहाँ पर 50-50 भी आपको नहीं लेना होगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको 50-50 नहीं लेना होगा। ये नहीं कि 20-30 क्वेश्चन में आप 50-50 ले रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका घाटा ही होगा, कभी नाफा नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि वो नेगेटिव 1/3 काफ़ी ज़्यादा कहलाता है। 80 क्वेश्चन का आपका टारगेट है कि 80 क्वेश्चन कैसे भी सही करना है, तो आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं ले सकते। इस बात को 5 से 6 क्वेश्चन आप ज़्यादा तुक्का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आप कमेंट कीजिएगा आपने कितना स्कोर किया, हम भी देख रहे हैं। मैं इसका कट ऑफ रखा हूँ 80, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी हम सेट किए हैं, लेकिन फिर भी 80 रखे हैं। देखते हैं आप कितना जाते हैं, ठीक। 21 देखिए, 21 है कि निम्नलिखित में से किसे मैथिल वीरांगना उपाधि से सम्मानित किया। मैथिल वीरांगना उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। तो ये आपको इस समय आप देखे होंगे ज्योति कुमारी, जो कि आपको साइकिल से चला कर आई थी, तो इसे मैथिल वीरांगना लॉकडाउन में, ठीक। तो आप देखे होंगे 21 के आंसर बी हो जाएगा, ये बिहार की हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। जो भारत में राष्ट्रीय आय है इसका आकलन कौन करता है ये आपको बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन देखिए 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए ध्यान से। इसमें जो करता है ये हो जाएगा आपका बी, 22 के आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय। यहाँ पर देखिए ये केंद्रीय संख्यांकित संगठन, ठीक, ये याद रखिएगा, CSO। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, क्लोज इकोनॉमिक से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था उसे ही बोला जाता है जिसमें आयात निर्यात बंद हो जाता है। 1991 से पहले देखिएगा कि बिहार की स्थिति, बिहार नहीं पूरे भारत की स्थिति यही थी, ठीक। लेकिन 1991 में LPG रिफॉर्म हुआ, ठीक, और इसी में फिर आपका हम लोग का जो अर्थव्यवस्था है खोला गया, और अभी देखिए उसका प्रभाव काफ़ी आपको देखता है। इसकी यहाँ पर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये किस पर आधारित थी, तो ये बताना है आपको। ये जो आधारित थी ये न्यास पर आधारित थी, ट्रस्टरशिप जो थी, ट्रस्टरशिप ये पर। गांधी जी क्या बोलते थे कि पैसा आप बटोरिए नहीं, अब जो धनिक लोग हैं वो धनिक बनते जाएंगे, जो गरीब है गरीब बनते जाएंगे, इसलिए पैसा को जितना हो सके गरीबों में खर्चा कीजिए या आपको समानता लाइए, ठीक। तो ये आपको न्यास के सिद्धांत पर आपको अर्थव्यवस्था इनका आधारित था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में किन 2 देशों के बीच अलग है, ठीक। ये 2 देशों को अलग करता है मैकमोहन रेखा, ये किन 2 देशों के बीच है ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जो है ये भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच 1914 में करीब आपको ये निर्धारित किया गया था। भारत और चीन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए जो मैकमोहन रेखा है ये भारत चीन के बीच तो हाईवे किया है, और यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनता है तो आपको क्वेश्चन लगा लेना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक। अब यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा के पूछे तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। कि अगर राष्ट्रीय स्मारक को ये पहुंचाते हैं नुकसान, ठीक, तो इनको आपको 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। तो इस समय अब अमेरिका की स्थिति देख रहे होंगे, वहाँ पर बार बार झड़प हो रहा है, बार बार आंदोलन हो रहा है, तो उसमें क्या करते थे लोग कि राष्ट्रीय स्मारक को भी तोड़ फोड़ देते थे। तो ये जो प्रावधान किया गया है ये अमेरिका द्वारा किया गया है। तो 26 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इस बार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार पक्का ये क्वेश्चन आए। तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये लगाइए क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को हर साल, ठीक। 1 मई को मजदूर दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अभी भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये आपको बताना है। अभी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा है, ये याद रखिएगा। 28 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है। अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया कि अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के ये कौन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। देखिए क्वेश्चन इसमें जो देगा ना आपको मॉडरेट से इजी लेवल का देगा, काफ़ी हाई लेवल में मात्र 3 से 4 क्वेश्चन देगा आपको, ठीक। और वो 4 क्वेश्चन अब से गलत होना तय ही है, इसमें कोई ये ही नहीं है, ठीक। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कि छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप सोचिएगा कि 100 में 100 क्वेश्चन हम लगा देंगे और निगेटिव इतना है तो ये आपका भूल है, ठीक। और वहीं जो भूल करते हैं लोग वहीं पीछे चले
जाते हैं, मीन्स कि उनका रिजल्ट नहीं आ पाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पहले आपको रंजन गोगोई थे 46वें मुख्य न्यायाधीश, और उनके पहले आपको दीपक मिश्रा थे 45वें मुख्य न्यायाधीश। अभी जो 47वें हैं ये शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति किया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अन्य न्यायाधीशों का भी नियुक्ति उन्हीं के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। और उच्च न्यायालय के भी जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति। यहाँ पर आप देख लीजिएगा तो 29 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? भारत में लोकसभा अभी अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है। तो भारत में भी लोकसभा अध्यक्ष जो है ये आपको ओम प्रकाश बिरला जी हैं। ठीक, देखिए जो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष बोला जाता है। जैसे राज्यसभा के सभापति बोला जाता है, राज्यसभा की अध्यक्षता जो करता है सभापति, और जो सभापति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते, उपराष्ट्रपति होते हैं, माफ कीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। और जैसे अभी पूछे कि भारत के जो राज्यसभा है उसके सभापति कौन है? उसके जो सभापति हैं ये हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, और सभापति को ही हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा के राष्ट्रपति बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो गया 6 आपका ज्योग्राफी हो गया, 6 भूगोल हो गया, मीन्स की 6 ज्योग्राफी में आपको जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग था, 6 करेंट अफेयर हो गया आपका, 6 बिहार आपको उसी में क्वेश्चन हो गया। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास का भी क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे कर जो 5 सेक्शन है, जैसे कि आपको भूगोल का सेक्शन है, आपको संविधान का सेक्शन है, आपको इतिहास का सेक्शन है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेक्शन और भी है। तो ये जो भी सेक्शन है इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करा दिया 30 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भाग 2 में अब आ गए। यहाँ पर आप साइंस मिलेगा आपको कि चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई है, विद्युत प्रतिरोधकता। यहाँ पर देखिए विद्युत प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता का इकाई जो होगा ये आपको क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। अगर प्रतिरोध पूछे तो उसका आपको ओम हो जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एम्पियर जो है ये आपको विद्युत क्या है, मीन्स की एम्पियर, ये भी याद रखिएगा, विद्युत धारा। अब देखिए आपको 32 है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? जो तेल का एक बैरल होता है ये लगभग कितना होता है ये आपको बताना है। तो तेल का एक बैरल होता है जो ये 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर के करीब होता है। ठीक, 32 का आंसर बी। बैरल के ही हिसाब से तेल खरीदा जाता है बाहर में, मतलब और देशों से भारत खरीदता है। 33 है कि एक पारसेक जो है ये तारों की संबंधित दूरी मापने का इकाई है। सबसे पहले दे सकता है कि पारसेक है क्या? तो दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष भी क्या है? दूरी मापने का इकाई है। खगोलीय वर्ष भी क्या है? दूरी मापने का इकाई है। तो ये जो पारसेक है ये तारों की दूरी मापने का इकाई है। तो ये कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दूरी का सबसे मतलब कि सबसे बड़ा इकाई है ये पारसेक ही है, और ये जो होता है ये 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक, तो 33 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शक्ति का मात्रक है, जो शक्ति का मात्रक होता है ये आपको बताना है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? ठीक, तो शक्ति का मात्रक जो होता है ये वाट होता है। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो डाप्सन इकाई है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए अगर लगता है आपको कि जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं तो आप वीडियो रोक लीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए जिससे आपको देखने में दिक्कत होगा। आपको कभी भी फ्री है तो ये टेस्ट लगा सकते हैं, बाकी इसका सोल्यूशन भी देखते रहिएगा। ठीक, डाप्सन जो इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है। तो डाप्सन जो इकाई है ये आपको किसके? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है, ये याद रखिएगा। ओजोन की जो फार्मूला होता है ये O3 होता है, और ये जो पाया जाता है ये समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ओजोन का ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जिसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि परमाणुए नाभिक किसने खोजा था? जो परमाणु के नाभिक होते हैं, देखिएगा कि परमाणु के उसमें नाभिक होता है। नाभिक में आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन पर आपको धन आवेशित, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही जो खोजे थे ना ये वाला आपको नाभिक का खोजे थे, ये रदरफोर्ड ने खोजा था। किसने? रदरफोर्ड ने। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी तत्व के परमाणु भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व के जो परमाणु भार है ये किसमें व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है, ये याद रखिएगा। एटॉमिक मास में AMU में आपको किया जाता है। ठीक, 37 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ध्यान से लगाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। जो किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक, तो किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है उसे हम लोग परमाणु क्रमांक के समय, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ही किसी तत्व के आपको गुण को प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है ये कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपको नीलहरित शैवाल है, नीलहरित शैवाल सबसे पुराना जीव है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो 39 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में आपको समर्थ है, सबसे छोटा है सबसे अभी तक। ठीक, तो सबसे छोटा जीव जो स्वयं के प्रजनन और विकास में समर्थ है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 41 देखिए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जिसने किया था ये आपको बताना है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, यह याद रखिएगा। सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत जो वर्गीकरण किया था ये आपको बताएं। देखिए वर्गीकरण का तो पिता लिनियस को कहा जाता है, लेकिन 5 जगत में जो वर्गीकरण किया गया था ये विटकर ने किया था, ये याद रखिएगा। विटकर बोला जाता है इसे, विटकर भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि वर्टिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, या किसके उत्पादन के लिए वर्टिकल्चर होता है। ठीक, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें अंगूर का उत्पादन होता है, ये याद रखिएगा, अंगूर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ठीक, तो इसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का, और प्रोटीन का ये कहा जाता है, प्रोटीन घर के रूप में या प्रोटीन संश्लेषण के रूप में राइबोसोम जाना जाता है। और आत्महत्या के थैली कहा जाता है आपको लाइसोसोम को। तो राइबोसोम जो है प्रोटीन के लिए है, संश्लेषण के लिए, और लाइसोसोम जो है ये आत्महत्या की थैली है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपको पावर हाउस है, ये याद रखिएगा। इसको ऊर्जा गृह है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन कैंत्रित चट्टान का उदाहरण नहीं है। कैंत्रित चट्टान जो होता है, देखिए चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैंत्रित होता है, अवसादी होता है, अग्नेय होता है। अग्नेय आपको शुरुआती चट्टान है जो कि आपको ज्वालामुखी द्वारा आपको सबसे पहले निर्मित होता है। ठीक, फिर वो टूटता फूटता है, एक जगह इकट्ठा होता है अवसाद के रूप में, और फिर वहीं दबता है अवसादी उसादी, तो वो आपको रूपांतरित हो जाता है, तो कैंत्रित हो जाता है, इसको का रूप बदल जाता है। ठीक, और यहीं आपको चलते रहता है, ये साइकिल दोहराते रहता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, चूना पत्थर जो है ये एक कैंत्रित रूप है। ठीक, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं है यहाँ पर देखिए, माफ कीजिएगा, चूना पत्थर नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए ये जो पिट्टितासम है, बाकी संगमरमर आप देखते हैं उसका आपका उजला हो जाता है, संगमरमर लाल हो जाता है, तो वो कैंत्रित कर देता है। स्फटिक ये सब आपको है, लेकिन इसमें कैंत्रित चट्टान जो नहीं है ये आपको चूना पत्थर हो जाएगा, अवसादी के रूप में आता है। अग्नि चट्टान के रूप में बेसाल्ट चट्टान भी आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपको 45 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 देखिए कि केवल एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रत्न है। यहाँ पर देखिए एकमात्र रत्न है, यहाँ पर होगा केवल एक तत्व से निर्मित होने वाला एकमात्र रत्न है। ठीक, ये आपको बताना है। ये कार्बन का अपरूप है और बहुत ही कठोर है, सबसे ज़्यादा कठोर यही है। ठीक, धातु ये हीरा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कठोर है। यहाँ पर याद कर सकते हैं कि जो हीरा है, ग्रेफाइड है, ये सब एक दूसरे के अपरूप है। ग्रेफाइड मुलायम होता है, हीरा बहुत ही कठोर होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको 46 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, देखिए एक पन्ना जो है ना, पन्ना आपको पन्ना खान भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और जो कर्नाटक में कोलार है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जो क्वेश्चन बनता है मैं आपको कराते चलता हूँ। WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO इस समय न्यूज़ में भी है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आपको बताना है। ठीक, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये आपको जनेवा में पड़ेगा, स्विट्जरलैंड, जनेवा। ठीक, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक, यूरोप का खेल भूमि के रूप में जाना जाता है स्विट्जरलैंड को ही। ठीक, 47 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि के कारण जल में डूबी हुई छड़ झुकी हुई प्रतीत होती है। किसके कारण, आखिर किसके कारण जो जल में कुछ भी आप डालिएगा तो वो थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा है। उंगली डालिएगा तो लगेगा उंगली टेढ़ा है। ये किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाना भी, ये सब आपको इसी के कारण होता है। तो 48 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 है कि मृदा में उगने वाले कीटभक्षी पौधे में कमी होती है। तो मृदा में उगने वाले जो कीटभक्षी है, जो कीट खाते हैं, कीटभक्षी पौधे में किसकी कमी होती है ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो नाइट्रोजन का कमी होता है। ठीक, और राइबोजियम से नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है, जो कि चने वाला ज़्यादा देखिएगा फलीदार जो होता है उसको बोया जाता है आपको गेहूं के साथ भी, तो उसमें आपको नाइट्रोजन स्थितीकरण होता है। ठीक, राइबोजियम उसमें जीवाणु पाया जाता है, इसलिए वो बोया जाता है। तो 49 का आंसर ए हो जाएगा। अगर पूरे वायुमंडल में देखा जाए सबसे ज़्यादा जो है 78% के करीब आपको क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और फिर लगभग 20-21% के करीब आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। पूरे ब्रह्मांड में जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा गैस वो है आपको हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। आ गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यह याद रखिएगा, समस्थानिक नहीं है। ठीक, ये समस्थानिक कहते किसे हैं ये पहले आपको याद रखिएगा। परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार समान नहीं होते। और ही समभारिक में क्या होता है, परमाणु भार तो समान होता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है। तो इसमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर देख सकते प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है। यहाँ पर देखिए इसमें से पूछ रहा है कि कौन नहीं है। ठीक, तो कौन नहीं है, तो इसका तो 3 होगा, एक नहीं होगा, तो ये ट्रिशियम ये नहीं होगा, यहाँ पर ट्रिटियम होगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये जो है हाइड्रोजन का
एक आपको समस्थानिक है, ये याद रखिएगा। तीनों है, ऊपर वाला नहीं है, तो 50 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो बहाली है ये परिस्थितिकी, पर्यावरण, ठीक, इससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट गार्ड। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन बनता है, जो इसे भी याद रखिएगा, आपको सिलेबस में मेंशन है। तो परिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम जो प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, ये किसे जाता है, ये जाता है आपको रीटर को जाता है। तो 51 का बी हो जाएगा। अभी आप रोक लीजिए वीडियो, 50 क्वेश्चन देख लिए ना। अब देखिए कि इस 50 क्वेश्चन में आपने कितना गलती किया। पक्का 300, कितना भी लोग तेज होंगे लेकिन 3 से 4 तो आप गलती हुआ ही होगा। अब काफ़ी लोग ज़्यादा तेज होते हैं, 50 में 50 भी बना देते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो देखिए 3 से 4 भी होगा। और फिर मैं 50 का अगला जो कराऊंगा उसमें भी अगर 3 से 4 हो जा रहा है तो लगभग 8 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही गलत हो जा रहा है, अगर आप सोच कर तुक्का लगा रहे हैं तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन मॉडरेट करते जाऊंगा। अभी क्वेश्चन उसी लेवल में रखा हूं, तो आपको घबराना नहीं है। ये नहीं कि सर बहुत ही ईजी क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, नहीं। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैंने कराया है और उसी अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक। फिर से मैं प्रीवियस ईयर का जो 16 जून का क्वेश्चन है वो डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा और फिर मेरा सेट देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये रात भर जग कर सेट तैयार मैं करता हूँ, मेहनत लगता है, ठीक। यहाँ पर देखिए, तो परिस्थितिकी जो है इसका सबसे पहले जो प्रतिपादित किया गया था ये रीटर द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है कि रेड डाटा बुक, बार बार हम लोग सुनते हैं कि रेड डाटा बुक में ये इसका विवरण आ गया, ये दे दिया, इसको इस बार शामिल कर दिया गया। ये होता क्या है, तो रेड डाटा बुक में क्या होता है कि यहाँ पर संकटपन्न जो है, संकट जिस पर आधारित है, वो पादप में पौधे होते हैं और जीव जंतु दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक। कि ये इस समय संकटग्रस्त है, इनको सम्मिलित किया जाए, नहीं तो ये विलुप्त हो जाएंगे। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक है। पिछली बार आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों को मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको कर जाना है। तो वायु प्रदूषक का विश्वसनीय संकेतक जो होता है ये लाइकेंस और मोन्स होता है, ये लाइकेंस और मोन्स होता है, ये याद रखिएगा। 53 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक उष्णता में इसकी वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से जो गैस है ये उत्तरदायी है, तो ये CO2 है। CO2 है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और गैस हो जाएगा मीथेन। तो अगर CO2 अकेले दे ऐसे कि CO2 मीथेन अलग अलग, तो सबसे ज़्यादा CO2 होता है, उसके बाद मीथेन हो जाएगा, ठीक। तो ये अगर दे रहा है दोनों एक साथ तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, 54 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन, अब हिंदी से 20 क्वेश्चन आपका आएगा। हिंदी से क्या आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हिंदी भी आपके सिलेबस में है। और मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि मैं हिंदी का डेली आपको देता हूं वीडियो, मैं आशा करता हूं कि हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि मैं आपको पूरे शिद्दत से तैयारी करा रहा हूं, तो आपको भी तैयारी मन लगा कर करना चाहिए, ठीक। अब हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी दिवस जो हर साल मनाया जाता है ये आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो निर्वाह है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो किसे बोला जाता है, उपसर्ग किसे बोला जाता है, प्रत्यय। तो उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगकर उसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है और प्रत्यय शब्द के अंत में रखकर, अब देखे होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड में पिछले साल इससे क्वेश्चन बना था दो। तो ये निर्वाह में क्या हो जाएगा, निर जो हो जाएगा, ये शब्द के शुरू में लगा है ये, ठीक, वहां में निर्वाह हो गया है, तो ये आपको हो जाएगा इसमें उपसर्ग, ठीक। मैं जल्दी जल्दी आंसर हिंदी का बताते चल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी स्पेशल मैं आपको कराता हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। शुद्ध वर्तनी का शब्द आपको छाटना है। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन है, तो अधर्म लिख कर देखिए, अधर्म किसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 58 का। इसमें से देखिए कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छत्र ज्ञान, ये 4 ऐसे मैं बताया था, ऐसे छत्र ज्ञान ही याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये हो जाएगा 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद कौन है। निराशा का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, इसमें से कौन से हैं, तो निधन आशा, निराशा का सही संधि विच्छेद होगा निधन आशा। आप वीडियो रोक कर क्वेश्चन बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है और अभी तो मैथ ही है, मैथ रीजनिंग दोनों है। त्रिभुज में कौन सा समास है, त्रिभुज में बताना है कौन सा समास। मैंने बताया था द्विगु समास के बारे में कि कभी भी संख्यावाचक शुरू में आता है तो वो आपको द्विगु समास हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज है, 3 आया है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 62 की योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द, और मैंने यौगिक के बारे में बताया था। ये आपको रूढ़, देखिए मैं बताया था रूढ़ शब्द के बारे में, उसको तोड़िएगा तो कुछ भी नहीं पता चलेगा, मीन्स उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि आप तोड़ सकते हैं कुत्ता, कुत्ता को तोड़िएगा तो कु अत्ता, मीन्स इसका मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन वही यौगिक शब्द को अगर तोड़िएगा, विद्यालय, विद्याधन आले, तो इसका मतलब निकल रहा है दोनों शब्द का, ठीक, वो यौगिक हो जाएगा। और योगरूढ़ में एक अलग ही अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक। जैसे कि इसमें लंबोदर, लंबोदर को देखिए जिसका लंबा है उधर, जैसे कि गणेश जी, तो ये योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक। 62 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 के निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह बताना है। आज संज्ञा सर्वनाम मैंने कराया सुबह में, अब उसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा हिंदी का। हिंदी देखिए, हिंदी में सभी क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक। यमुना जो हो जाएगा ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। तो आपको बताना है किस में आपको वर्तमान काल में है। तो ये हो जाएगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ये आपको वर्तमान काल में, बाकी ये सभी आपको भूतकाल में हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा 64 का बी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भुजंग का प्रवाची शब्द है। भुजंग का प्रवाची शब्द बताना है आपको। भुजंग का प्रवाची शब्द जो है ये आपको क्या है? तो ये हो जाएगा सर्प। सर्प को भुजंग कहा जाता है। ठीक, भुजंग इसका प्रवाची शब्द है। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्रवाची में इसके समानार्थक होता है। अब ऋणात्मक का क्या होता है? इतना आसान क्वेश्चन मैंने दिया है। ऋणात्मक का क्या होता है आपको बताना है। तो ऋणात्मक का होता है घनात्मक। देखिए आज इजी क्वेश्चन इसलिए भी मैं आपको करा रहा हूँ, इसकी ये इजी से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए सेट लगाने की। ये नहीं कि पहला ही सेट इतना हार्ड डाल दिया गया कि लोग उसको देखकर ही डर गए। ठीक, ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ी धीरे धीरे स्टेमिना बनाना है। अभी आपकी एग्जाम में अच्छा खासा समय है, तब तक मैं पूरा तैयारी आपको करा दूंगा। बस यही है कि रिवीजन आप करते रहिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ठीक, जिसने देश के साथ विश्वघात किया हो उसके लिए बार बार टीवी में यूज होता है, आप देखते होंगे न्यूज में। तो इसके लिए क्या होता है जिसके साथ? तो वो देशद्रोही कहलाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 67 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसमें देखिए किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब जब भी जुड़ता है दो वाक्यों को लेकर तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। संयुक्त वाक्य याद रखिएगा। मैंने मेहनत तो की लेकिन सफल नहीं हुआ, किंतु सफल नहीं हुआ, ये भी मिश्रित याद हो जाएगा। ठीक, तो ये 68 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से बताना है कि शुद्ध कौन सा है, शुद्ध रूप से चयन करना है। पढ़िए सबसे पहले, ध्यान से पढ़ लीजिए जल्दी से। तो इसमें जो शुद्ध हो जाएगा ये हो जाएगा पिछली सोमवार को स्कूल बंद था। पिछली सोमवार को स्कूल बंद था, ये हो जाएगा 69 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है। कि आवश्यकता से कम है तो बोला जाता है, इसके लिए एक मुहावरा का उपयोग किया जाता है। वो कौन सा मुहावरा है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी में आकर देखिए कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये बोला जाता है ना, ऊँट के मुंह में जीरा। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। मिस की एक ऊँट है उसके मुंह में एक जीरा डालिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मिस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है लेकिन कम मिल रहा है। 71 देखिए, 71 है कि उधो का लेना न माधो का देना। बार बार हिंदी हम लोग ये सब अब गाँव में उपयोग होता है मुहावरा का। उधो का ना लेना, माधो को ना देना। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या होता है? हमको किसी दूसरे से मतलब नहीं है, मिसके हमको अपने काम से मतलब है। ठीक, तो अपने काम से काम रखो। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि संस्कृति के 4 अध्याय की रचना किसने की थी। संस्कृति के जो 4 अध्याय है ये पुस्तक है और इसकी रचना किसने की थी? तो महान आपको कवि बोल सकते हैं इन्हें, रामधारी सिंह दिनकर, लेखक कवि ये बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी किए थे। 72 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म जो है इसका विलोम शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द जो होता है ये स्थूल होता है। ठीक, 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जो धातु और शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रत्यय बोलते हैं। उपसर्ग था किसी भी शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है। ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा। 74 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि घर का प्रवाची शब्द है। घर के प्रवाची क्या है? घर का प्रवाची शब्द आपको बताना है। तो घर के लिए हम लोग बोलते हैं निकेतन। फलना निकेतन, ढिकना निकेतन नहीं लिखा रहता है घर के आगे। ठीक, तो ये निकेतन में भी घर ही होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको देखना है रीजनिंग मैथ आपको स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन लगाना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा और उसका आंसर बता दूंगा। आपको बनाने का तरीका आ रहा होगा तब बनाइएगा। ठीक, कुछ कुछ तरीका भी हम बताते चलेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटा के करीब पहुँच जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उष्मा किससे है? कैलोरी के साथ है। तो ध्वनि किसके साथ है? तो उष्मा के जो मात्रक है कैलोरी है, तो ध्वनि का किसका होगा? डेसिबल होगा, ओबीसी सी बात है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 76 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जिस प्रकार उष्मा का मात्रक कैलोरी है उसी प्रकार ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को ध्यान से देखिए कि विकल्प पढ़िए और सही विकल्प को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम में की दर्शाना है आपको, ये आपको कौन से क्रम में दर्शाना है। ठीक, तो ये बताना है। जल्दी से आपको देख लीजिए, वीडियो रोक लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा? बीज आएगा। बीज के बाद क्या आता है? पौधा उगता है। पौधे के बाद क्या होता है? उसमें पत्ती लगता है। पत्ती के बाद क्या होता है? उसमें फूल लगता है। फूल के बाद क्या आता है? उसमें खाद्य में इसकी फल जो भी होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। इसमें से विषम शब्द चुनना है। आपके रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो विषम शब्द क्या हो जाएगा इसमें से देखिए ये विषम शब्द 78 है। स्टील जो हो जाएगा ये विषम हो जाएगा यहाँ पर। बाकी टीन, लोहा, ताम्र ये सब क्या हो जाएगा? इससे अलग है। इसमें पूछ रहा है विषम शब्द कौन हो जाएगा? तो 78 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए कि हृदय जो है कार्डियोजोलोजिस्ट, हृदय यहाँ पर देखिए, अभी 79 देखिए, माफ कीजिएगा मैंने आपको लाया ही नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, हृदय का क्या होगा? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तो ब्रिक का अध्ययन में इसकी आपको हृदय का इससे ये जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं। तो ब्रिक वाले जो होते हैं ये कौन से स्पेशलिस्ट कहलाते हैं? ये आपको आपके जाते होंगे ना इसके हॉस्पिटल में तो देखते होंगे। तो ये कहलाते हैं
नेफ्रोलॉजिस्ट कराते हैं। नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाते हैं ये वृक्क से जो संबंधित डॉक्टर है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 79 का। आगे देखते हैं, जिस प्रकार हृदय रोग से विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, उसी प्रकार वृक्क रोग से विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए 80 जो है यहाँ पर आपको बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। और लिमिट समय में देखिए, आपके क्वेश्चन 100 रहेगा, निगेटिव भी है और समय भी आपके पास लिमिट रहेगा, गोला रंगने वाला रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है तो सबके लिए आपको समय भी बचाना है और क्वेश्चन भी बनाना है और निगेटिव भी नहीं करना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए रिलेशन देखिए कि ये क्या किया है कि 3 की आपको क्या कर दिया है, 3 का क्यूब कर 3 घटा दिया है, तो तितली के 27 में से 3 जाएगा 24 कर दिया है, ठीक। अब यहीं क्या किया है, 4 का क्यूब किया है, 4 के क्यूब किया है तो 64 हुआ है और उसमें से 4 घटा दिया है, 60 हो गया है। फिर पांचवा में क्या किया, उसके आगे क्या किया है, उसके आगे क्या है, 6 का क्यूब कर दिया, 6 का क्यूब कर उसमें से 6 घटा दिया है, तो आपको ये आपको 210, क्योंकि 6 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिलाकर वहाँ से 6 से हटा दीजिए, 216 में थे, आपको 6 घटाइएगा तो आपको 210 आ जाएगा। वैसे इसके अगला क्या हो जाएगा, फिर 7 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर कर देना है आपको 7 के क्यूब कर उसमें से 7 घटाइएगा तो 336 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 336। तो 80 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं बनाया हूँ, यहाँ पर एक बार रोक कर वीडियो, अगर नहीं समझ में आता है तो देख लीजिए। 81 देखिए, 81 इसे भी आपको तर्क संगत रूप से सजाना है, व्यवस्थित रूप से सजाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, चैप्टर वाइज भी आपको खत्म करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए तर्क संगत रूप से आप देखिएगा इसमें, तो ये कौन सा है, तो सबसे पहले जो आएगा यहाँ पर वर्षा होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, वर्षा होगा। आप देखे होंगे ना गर्मी के दिन में, फिर आप गर्मी नहीं बरसात के दिन में, ठीक। फिर आपको क्या होता है, वर्षा के बाद क्या होता है, धूप होता है, धूप उगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष के बाद क्या होगा, बालक देखेगा। बालक देखेगा तो क्या होगा, आनंदित महसूस करेगा, ठीक। तो ऐसे कर आप देखिएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। 81 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिए गए विकल्प है, इसमें से संबंधित शब्द को चुनना है। तो अब बताइए कि इसमें से क्या होगा, ठीक। कभी मैथ्स ज़्यादा रखूंगा, कभी रीजनिंग ज़्यादा रखूंगा, दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछना है, लगभग 15 क्वेश्चन मैथ से पूछना है डिट्टो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से पूछ रहा है कि अगला शब्द अगला क्या होगा, तो इसमें जो होगा देख लीजिए, ये आपको 6 से आपको ये गुणस कर आप देखिएगा, तो इसका अगला जो हो जाएगा ये 300 के करीब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, ठीक। ये देख लीजिएगा, यहाँ 300 रखकर ये रेशियो भी मिलाकर देख लीजिएगा, तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 के चुनाव कराकर सरकार चुना जाता है, तो साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद किसको चुना जाता है, तो उसके बाद नियुक्ति किया जाता है। इसकी चुनाव जब होता है तो सरकार बनता है, साक्षात्कार जो होता है तो नियुक्ति होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, 83 का सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 84 देखिए आ गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से लगाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अब कलम कॉपी निकाल लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या दे रहा है कि शान 55 वर्ष का है, सोनू शान से 5 वर्ष छोटा है। तो शान पहले साइन, यहाँ पर शान लिख लीजिएगा, ठीक। शान क्या हो जाएगा, यहाँ 55 वर्ष हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है सोनू शान से, सोनू यहाँ पर जो हो जाएगा ये 5 वर्ष छोटा है तो 50 वर्ष हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखना, ये पूछ रहा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है, जो ये है, ये 6 वर्ष बालन से बड़ा है, तो बालन क्या हो जाएगा इससे और 6 वर्ष, तो ये 44 हो जाएगा बालन, ठीक। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, और जो उससे बालन का छोटा भाई देवन है उससे भी 7 वर्ष छोटा है। तो देवन और शान के बीच में बस आपको डिफरेंट करते जाना है और इसको निकालिएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा बहुत ही आसान आ जाएगा। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक। सेट ऐसा किया गया है कि आप देखकर घबरा जाएंगे। इसका आंसर 18 वर्ष आएगा, क्योंकि देवन और शान इसके बीच में, आपको शान सबसे बड़ा हुआ, देवन छोटा हुआ, उसके बीच में देखिएगा तो 18 वर्ष का डिफरेंस है। कैसे बनाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए शान का उम्र है 55 वर्ष, 5 वर्ष सोनू यहाँ पर कम है शान से, तो ये आपको 50 वर्ष हुआ। बालन का उम्र जो होगा ये आपको सोनू से 6 वर्ष कम है तो 44 हो जाएगा, और देवन का उम्र जो है ये आपको बालन से 7 वर्ष कम है तो ये 37 वर्ष हो जाएगा। और शान और देवन की उम्र में चाहिए तो शान का 55 होगा और देवन का 37 घटा दीजिए तो 18 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 85 दीजिए कि उस विकल्प को चुनिए जो कि अन्य तीनों से विकल्प से भिन्न है। उस विकल्प को चुनना है जो कि अन्य तीनों से विकल्प से भिन्न है, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक। तो चुनिए, इसमें जो हो जाएगा ये प्रकोष्ठ हो जाएगा, बाकी नाक कान आँख ये सब सभी देखिएगा दिखाई देता है सामने से ही, ठीक। और यहाँ पर प्रकोष्ठ जो हो जाएगा यही आपका डिफरेंट होगा, 85 जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैथ आपका स्टार्ट होता है 86। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी उसी कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ले देकर बनाइए क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर 25 जो आदमी है, कार्य एक ही है तो 25 × 27 बराबर यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ पर 15 आदमी है और कितने, तो यहाँ पर x मान लीजिए, x अब कितने समय में, x समय में, ठीक। और यहाँ पर x निकालिएगा तो 25 × 27 बटा में 15, बस काट कूट कर निकाल दीजिए, काटिएगा कूटिएगा तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा ये आपको 45 घंटा आ जाएगा, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइएगा। क्योंकि यहाँ कार्य जो है ना वो क्या किया जाता है, अगर कार्य डिफरेंट देता तो कार्य नीचे चला जाता है, लेकिन कार्य नहीं हो तो बस सिंपल से यहाँ पर जो है इसमें इसको गुणा कर और इसमें जो 15 है इसको जिसको निकालना है उसके x मान लीजिए और इसको इसके बटा में भेज दीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं 45 हो जाएगा घंटा, ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है
यहाँ पर देखिए, अगर आपको देख कर बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ साफ ये उल्लेख किया हुआ है, इसे देख कर बना लीजिएगा। 87 है कि 4 कमाने वाले सदस्यों का एक परिवार का औसत जो मासिक आय है ये इतना है, ठीक, 15,130 है। यहाँ पर 4 लोग हैं, ठीक, औसत, ठीक। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ और वह घर से विदा हो गई, तो इससे परिवार का औसत आय घटकर इतना हो गया। तो वो विवाहित मासिक आय कितना है, जो पुत्री का है वो मासिक आय कितना था। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। 4 लोगों का यहाँ पर ये औसत दिया है, 4 लोगों का। तो यहाँ पर सबसे पहले आय निकाल कर देख लीजिए, इसमें गुणा कीजिएगा, ठीक। इसका गुणा कीजिएगा तो पूरा निकल कर आ जाएगा, ठीक। 4 लोगों का, एक पुत्रिया का ब्याह हो गया, वो चली गई, ठीक, तो उसका आय घट गया, मीन्स कि 3 लोग हो गए और उसका औसत कितना हो गया, तो ये आपको हुआ 640। तो इसको गुणा कर लीजिए। अब वहाँ से जो 4 से और 15,130 से गुणा किए हैं और ये जो एक चली गई है इसको घटा दीजिए, तो पुत्री का निकल जाएगा, वह पुत्री का मासिक आय, तो बस निकल जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। तो 87 का आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16। यहाँ पर देखिए, इसका पूछेगा कि मासिक कितना हो जाएगा, तो 16,540 हो जाएगा। 16,540 ए ऑप्शन में है, देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे ही बनाया है, 4 सदस्यों का मासिक आय यहाँ पर निकाल दिया है। फिर आपको 3 सदस्य, क्योंकि एक पुत्रिया चली गई, ब्याह हो गया, तो इसका यहाँ पर हो गया है। और विवाहित पुत्री का आय जो चली गई है उससे आपको जो 4 वाला थे, फिर उसके 3 वाला थे, तो उसी में से घटाइएगा और उसका निकाल कर, तो यहाँ पर 16,540 आ जाएगा। 88 देखिए कि 8 वर्ग मीटर धातु की एक चादर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वर्ग मीटर दिया है, ठीक, 1 मीटर ऊंची, यहाँ पर 1 मीटर दिया है, जिसे भी देखिए, और 140 सेंटीमीटर, यहाँ पर 140 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहाँ पर हुआ लोचा, लोचा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना 1 मीटर को इसे 100 आपको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, बात खत्म हो गया। अब पहले इसे निकालिए, ठीक। तो व्यास वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, टंकी बनाने के पश्चात कितनी चादर, तो चादर तो दिया हुआ है इतना है, पहले हम देख लेते हैं कि ये 1 मीटर ऊंची और इतना सेंटीमीटर व्यास वाली टंकी जो बेलनाकार बना रही है उसमें कितना लगेगा, तो वो लगेगा, और जो लगेगा इसमें से घटा दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका आपको 8 में से घटा दीजिए। अब इसका जब निकालिएगा तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ना जी, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि 2πr × h+r होता है। यहाँ पर r जो निकालिएगा 140 का सीधे आधा हो जाएगा, h यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी इस मीटर में दिया है 100, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक। अब यहाँ पर जो निकालिएगा ये टोटल निकल कर आपको आ जाएगा 7 पॉइंट, यहाँ पर देखिए, अगर मीटर में निकालिएगा तो ऐसे निकालिएगा तो ये आपको 74,800, ये आपको सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा अगर निकालिएगा तो पृष्ठीय इसका क्षेत्रफल, ठीक। अब यहाँ पर जब ये निकालिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, इसे मीटर में बदलना है, क्योंकि इसी को वर्ग मीटर धातु दिया है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, ये सेंटीमीटर है तो इसे वर्ग मीटर में बदलने के लिए 100 × 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 होता है, वर्ग करना है तो 100 × 100, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, पॉइंट चला जाएगा। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 जीरो आ गया है, यहाँ पर 3 जीरो, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 2 जीरो होगा, ये 3 जीरो नहीं होगा, निकालिएगा तो यहाँ पर फिर ये 7.4 हो जाएगा, ठीक। फिर 7.4 को क्या कीजिएगा, 8 से घटा दीजिएगा, 7.4 घटाइएगा 8 से, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पर देखिए क्या निकल कर आना चाहिए, ध्यान से देखिए और लगाइए क्वेश्चन को, ठीक। तो यहाँ से निकल जो घटाइएगा तो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 0.52 निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, टंकी की व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या निकालिएगा 70 हो जाएगा, ऊंचाई दिया है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, दे दिया है यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये वर्ग इतना वर्ग से में आ रहा है, मैं 1 जीरो ज़्यादा कर दिया था यहाँ पर देखिएगा। और फिर इसमें वर्ग मीटर से मिस की आपको इसे बदलना है ना मीटर में, वर्ग मीटर में, तो यहाँ पर 10,000 से, क्योंकि 100 आपको सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसमें भागा कीजिएगा तो 7.8 आपको 48 आएगा, और उसी को घटा देना है, किससे, 8 से घटा देना है, तो यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर ये आंसर निकल कर आ जाएगा। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ठीक। किससे लगाइएगा, 2 sin 2a है, 2 sin 2a है और √2 दिया है, तो यहाँ पर अगर सबसे पहले क्या कर लीजिए, sin 2a कर लीजिए। sin 2a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, और हम जान रहे sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये √3/2 होता है, ठीक। तो ये जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 2a इक्वल टू यहाँ पर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, साइन से साइन कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो a इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा 89 का a आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, ठीक। 2 sin a बराबर √3 है, तो sin 2a बराबर √3/2 हो जाएगा, sin 60 को बोला जाता है, तो 2a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसे आपको आराम से बनाना है। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इतना हम समझाने में ही इतना लंबा हो गया, अगर पूरा मैं आपको बताने लगा तो लगभग 2.5 घंटा ये चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी से ए 6 घंटा अधिक समय लेता है, तो केवल ए द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम मान सकते हैं पहले कि ए द्वारा x मान लेते हैं, तो बी द्वारा x प्लस आपको 6 हो जाएगा, तो वो कर लीजिए, यहाँ पर आराम से कीजिएगा कि 1/x + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर
1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है एक ही पूछ रहा है तो एक ही हम माने हैं, तो ये निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको दुघातीय संकीर्ण बना कर निकालिएगा, इसका 6 घंटा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए माना टंकी के भरने में ए और बी क्रमशः समय लेते हैं, ए x लेता है तो ये 6 घंटा उससे ज़्यादा लेता है, x + 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/x + 6 कीजिएगा तो 1/4, क्योंकि 1 घंटा में निकालना है आपको कितना भर रहा है, ये और ये और ये, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये आप निकालिएगा दुघातीय समीकरण, ये बनकर आ जाएगा, इसका मान निकालिएगा तो आप पर मान निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव मान जो निकल कर आ जाएगा ये आपको 6 घंटे निकल कर आ जाएगा था, 6 घंटे में मारा जाएगा। 91 है, यहाँ पर भी क्वेश्चन है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, अपने निकाल कर कॉपी किताब बनाइए, ठीक। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर दुघातीय समीकरण दिया है और अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, तो दुघातीय समीकरण को आपको कंपेयर कर लेना है किससे, ax² + bx + c। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर b कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर c जो हो जाएगा b हो जाएगा। तो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a हो जाएगा, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, -a/a, माफ कीजिएगा c/a होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, α³ + बीटा को, तो α³ + बीटा क्यूब की फॉर्मूला निकाल दीजिए, अल्फा + बीटा क्यों होल क्यूब -3ab इंटू अल्फा + बीटा, ये फॉर्मूला बिठा दीजिए, a + b अल्फा + बीटा आपको पता ही है, और अल्फा × बीटा आपको c/a मीन्स कि आपको 2/3, तो ये सब पता ही है आपको, तो बस निकाल कर बना दीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये दिया है, इसको इसके तुलना कीजिए तो a बराबर ये हो जाएगा, b बराबर c बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि दुघातीय समीकरण तो ऐसे ही व्यक्त किया जाता है ना। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, तो -8/3 हो जाएगा। अल्फा × बीटा बराबर माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं होता है, c/a होता है, ठीक। तो c/a को 2/3 हो जाएगा। अब एक α³ + बीटा क्यों निकालना है, ठीक। तो अल्फा बीटा क्यू को फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अल्फा + बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा + बीटा, तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा, अल्फा + बीटा का दिया हुआ था -8/3, और यहाँ पर -3 अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और अल्फा + बीटा भी दिया हुआ है, तो निकाल कर पूरा निकालिएगा, काट कूट कर कितना आ जाएगा, -368/27 आ जाएगा आंसर, ठीक। तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 27 तथा लघुत्तम समवर्तक 714 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक। देखने से आपको हार्ड लग रहा है, क्या बोला है, 3 अंकों वाली, तो इसका महत्तम समवर्तक क्या दिया है, 17 दिया है, तो 3 अंक इसे बना लीजिए, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 अंकों वाली हो गया, ये आपको 1 2 3 अंक हुआ ना जी, 1 2 3, तो 3 अंकों वाली दो संख्या, एक पहला संख्या या दूसरा संख्या, इसका महत्तम समवर्तक क्या दे दिया है, 17, और लघुत्तम इतना दिया है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 17a इंटू 17b बराबर 17 इंटू 774 होता है, तो 17 यहाँ पर कॉमन भी लीजिएगा और इससे भी कॉमन ले लीजिएगा तो कट जाएगा, तो ऐसे कर कर आप बनाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर a इंटू बी का वैल्यू निकल कर आपको लगभग 42 आएगा, तो 6 इंटू 7 कीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा a का वैल्यू, और 7 हो जाएगा b का वैल्यू, काटकूट कीजिएगा तो आपको निकल कर आ जाएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहिए। तो 6 आ जाएगा, तो 17 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा पहला संख्या, और 17 इंटू बी कीजिएगा 7 कीजिएगा तो ये आपको दूसरा संख्या आ जाएगा, और ऐसे निकालिएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, इसका आंसर 221 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए संख्याओं का दोनों का योग कर दीजिएगा, ठीक। 17a यहाँ पर जो आएगा उसका डाल दीजिएगा, 6 इंटू कर दीजिएगा या प्लस 17 इंटू यहाँ पर 7, ये आपको कर कर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 221 आ जाएगा। यहाँ पर मैं बनाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, माना कि संख्या है 17a, आपको 3 अंकों का होगा, 17 दिया था तो 17a मान लीजिए, और 17b, ये 3 अंक का हो गया, जहाँ a b परस्पर अभाज्य है, तो 17a इंटू 17b बराबर क्या हो जाएगा, 17 इंटू मीन्स की एलसीएम पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो ये आपको निकालेगा, a b निकालेंगे तो यहाँ पर ये कट कर आ जाएगा, कितना 42 आ जाएगा, तो a b बराबर 42 आ जाएगा। तो ये मान सकते हैं ना, इसको 42 को तोड़ दीजिए 6 इंटू 7 में, तो ये a बराबर मान लीजिए इतना, b बराबर इतना मान लीजिए, तो यहाँ पर निकल कर पहली संख्या आ जाएगा 17 ये दिया है, तो ये यहाँ गुणा 102 आ जाएगा, दूसरी संख्या ये आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका 221 आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लीजिए, बाद में मत बोलिएगा क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, यहाँ पर मानकर आपको चलना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं, ठीक। मान लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मिलाते हैं तो 20, अगर सबसे पहले 20 उठाएंगे तो मान लीजिए 120 यहाँ पर हो गया, 120 हो गया, क्योंकि 20% जो 100 मानते हैं, क्रयमूल्य 100 है तो 120 हो गया ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि क्रयमूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखेंगे, तो मान लीजिए 20% अधिक रखेंगे तो 120 हो गया। अब यहाँ पर इसके उल्टे क्रम से हम बनाते हैं, तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक, और उसे 8% का लाभ होता है, ठीक। तो इस पर आप मान लीजिए
कि इसे 8% का लाभ होता है, 10% छूट देता है। ठीक, तो इसे 10% अगर छूट देगा इस पर, मीन्स की क्रैमुल पर ही अगर देता है, तो इसे 12 घटा दीजिए, 120 में से 12 घट जाएगा तो 108 आ जाएगा। अब देखिएगा 108 जहाँ क्रैमुल है 100, वहाँ 108 है, तो मीन्स की 8 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 8 रुपये का 8% लाभ चाहिए, मीन्स की 8 रुपये लाभ हो रहा है 100 में, तो 8% हुआ 100 में 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 20 ही आएगा आंसर, 20% आएगा। बाकी तरीका मैं बताता हूँ, सीधा तरीका कैसे बनाने का है वो भी, तो इसका 93 का आंसर ए हो जाएगा। बाकी अपने तरीका से बनाइएगा। यहाँ पर मान लीजिए क्रैमुल दिया है 100, ठीक, तब यहाँ पर विक्रैमुल क्या हो जाएगा, क्योंकि 8% लाभ उसको कमाना है, तो विक्रैमुल क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और अंकित मूल्य इसे x मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा कि अंकित मूल्य का 90% है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दे रहा है अंकित मूल्य का 90%, क्योंकि अंकित मूल्य पर 10% छूट दे रहा है ना, तो अंकित मूल्य का 90% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x का वैल्यू 120 आ जाएगा, मीन्स कि आपको क्या होगा, अंकित मूल्य से कितना रखना पड़ेगा, 120 रखना पड़ेगा। अब अंकित मूल्य पर आपको 120 रखना पड़ेगा, तो क्रय मूल्य से कितना बेसी, 100 माने है क्रय मूल्य, 120 हो गया अंकित मूल्य, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये इसी से बात है, 20% अधिक हो गया, तो ये आप लगा लेना है। अब 94 देखिए कि 3 अंकों वाली एक संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है, डिविजिबिलिटी का रूल इसीलिए हम बोलते हैं कि याद कर रखिएगा। 3 अंकों वाली एक संख्या है जो कि ये दिया हुआ है, ठीक, 3 अंकों वाली है। ठीक, दूसरी संख्या इतना, जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या इतना प्राप्त होता है, कितना, 27, जो कि 11 से विभाज्य ये वाला संख्या, तो यहाँ पर 3a + 4b कैसे आएगा। ठीक, मीन्स कि इसका मतलब क्या होगा, तो ये 11 से जब ये संख्या विभाज्य ये वाला, तो इसमें क्या करना है, 11 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि उसका अल्टरनेटिव उसका विभाज्य होना चाहिए। ठीक, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हुआ, इसका और इसका, तो ये 10 हुआ। ठीक, और इसका अल्टरनेटिव यहाँ पर 9 रख लीजिए, 9 रखिएगा, तो ये दोनों का देखिए, ये 9 एक 10 होगा, और ये 3 और 7 10 हो जाएगा, 10 - 10 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि 11 से डिविजिबल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b = 9 आ जाएगा, b = 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b = 9 आ जाएगा, मीन्स की 17, यहाँ पर 1397 क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए और इसको जोड़ दीजिए। ठीक, यहाँ पर इतना आ जा रहा है, तो यहाँ पर a का फिर वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ पर जब a b का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पर जोड़िएगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अब बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सी इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 43 3a और 900, यहाँ पर क्या दिया है, 84 बराबर इतना दिया है दोनों को जोड़ने पर, चूंकि इतना ये 11 से विभाज्य है दिया है साफ साफ, तो ये आपको क्या होगा, अल्टरनेटिव इसका जो आता है वो आपको 0 जो हो जाएगा, अल्टरनेटिव वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 0 है डिविजिबल 11 से, तो ये अल्टरनेटिव कीजिएगा, तो यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह यहाँ पर हो जाएगा 9, तो b यहाँ पर निकल कर आ गया। जब b यहाँ पर निकल कर आ गया तो इसका निकल कर वैल्यू आ गया, इसका आप भेजना है तो इसको माइनस में कर फिर इसको बटा में कर दीजिएगा, तो निकल कर आ जाएगा एक वैल्यू। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको पहले माइनस हुआ 400, यहाँ पर 13 हुआ है, तो ये और b का वैल्यू निकल कर आ गया। यहाँ पर b का वैल्यू कितना निकल कर आया है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं b का वैल्यू निकल कर आया है 9, और a का वैल्यू कितना निकल कर आया है, तो 1 निकल कर आया है। ठीक, तो 3 × 1 + 4 × 9 इसी का ना वैल्यू निकालना था, तो 3 + 36 = 39 हो जाएगा। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक, और बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया का निवेश किया, 2 वर्ष के लिए 5800, 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है, 594 यहाँ पर 50 रुपया, तो वार्षिक दर कितना है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल अमाउंट देख लीजिए, ये निवेश किया था इतना मिला है, तो टोटल अमाउंट निकाल कर और फॉर्मूला पर बस बैठा दीजिए, तो टोटल अमाउंट जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 63, यहाँ पर देखिए 94। यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ, इसका आंसर जो आ जाएगा 5% आ जाएगा। यहाँ पर नीचे बनाया है, देखिए कि यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा, तो मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, तो ये जोड़ दीजिएगा, इसमें हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन का इंटू 1 + r/100 × स्क्वायर होता है, तो मूलधन का इतना बराबर ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये आपको 100 नीचे इसलिए आया है कि ये बाटा से यहाँ पर हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला पर बैठाइएगा, आर का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, आर का वैल्यू निकल कर पूरा आपका टोटल देखिएगा तो 5% निकल कर आ जाएगा, ये याद रखिएगा। 96 देखिए, ABC किसी काम को 6, 9 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए जो कर सकता है 6, बी कर सकता है आपको 9 दिन में, सी कर सकता है 18 दिन में, तीनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, तो कुल 600 रुपया उनको, कुल मजदूरी 600 रुपया है, तो ए और बी मजदूरी क्रमशः क्या है, इसके टोटल आपको एक दिन में मजदूरी जो मिला, मान लीजिए 600 रुपया मिला, तो ABC का इसमें हिस्सा क्या है, ये आपको, तो उसके आपके क्षमता के अकॉर्डिंग मिलता है। तो कार्य करने का जो यहाँ पर दिया है दिन, इसको क्षमता में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशियो में ले जाना पड़ेगा, 1/6, 1/9 और 1/18, इसको अगर लीजिएगा तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 36 18 3 हो जाएगा। ठीक, 9 दूनी 18 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 एकम 18 ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये तीनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए ये हो जाएगा इसका पहले का, ये दूसरे का हो जाएगा, ये तीसरे का, अब ये तीनों को जोड़ दीजिए 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, कि आपको पहले का निकालना होगा, तो 3 × 600 बटा में 6 से ये कट जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 300 आ जाएगा। ठीक, तो 300 ऑप्शन यहाँ पर है। फिर आपको क्या करना है, वैसे ही आपको निकालना होगा, दूसरा निकालना होगा तो 2 × 6 × 100 मीन्स की 200 आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, और फिर ये हो जाएगा, मीन्स कि इसका 96 का आंसर बी हो जाएगा, 96 का आंसर बी हो जाएगा, निकालिएगा इनका हिस्सा, तो ये लगा लीजिएगा 96 का।
ठीक, यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है क्योंकि वो क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% बदलाव करने पर 104 रुपया घट जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 104 रुपया कब घट रहा है? तो इतना दर से इतना दर आपको करने पर, ठीक, तो मूलधन क्या होगा? तो ये 0.5% का दर घटा रहा है, तो बराबर कितना हो जा रहा है? 104 हो जा रहा है 0.5% में। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा 1%, तो इसका भी दुगना कर दीजिए, 208 कर दीजिए। अब इसको 100% में, क्योंकि मूलधन आपको 100% में होता है, तो 100 इधर गुणा कर दीजिए, इधर भी 100 इधर भी गुणा कर दीजिए, 100 इधर भी गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20800। 20800 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है? डी में ऑप्शन में देखिए 20800 इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पर देखिए कि 3:40 पर सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? 3:40 पर। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछता है। अगर 3:40 दे रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बजा होगा, 3:40 दे रहा है, तो ये 3 पर सुई होना चाहिए, और ये 8 पर 40 मिनट, 8 पर 40 होता है करीब करीब। तो आपको मिनट का आपको देख लीजिएगा, घंटा का सुई देख लीजिएगा, बस आपको एक फार्मूला है उस पर बैठा दीजिएगा। फार्मूला क्या है? इनके बीच में क्या कोण बनता है? तो यहाँ पर 11 इंटू, यहाँ पर देखिए 11 बटा, यहाँ पर देखिए 11/2 हो जाएगा। यहाँ पर 11/2 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर मिनट दे दीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा यहाँ पर क्या? यहाँ पर 30 घंटा, आवर, ठीक, तो आपको कोण निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर घंटा, यहाँ पर क्या है? मिनट क्या है? तो मिनट में आपको क्या करना है? 11 इंटू क्या है? मिनट कितना पर चला गया है? 40 पर चला गया है, 40 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिएगा घंटा कितना पर है? तो 3 पर है, 3 पर घंटा का है, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो बताए 90 हो जाएगा, और इसको 20 से कटिएगा तो 11 दूनी के यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 घटाइएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा? 130 निकल कर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को रट लीजिए जितना जल्दी हो सके, बहुत आसान फॉर्मूला है, ठीक। बस ये देखना है कि वो घड़ी का सुई कहाँ पर मिनट का होगा, घंटा का कहाँ पर होगा, बस वो देखकर आपको लगाकर फॉर्मूला निकाल लेना है। 99 क्वेश्चन देखिए, 99 क्वेश्चन है कि 980 का 12% माइनस 450 का कितना परसेंट करेंगे कि 227 का 30% आएगा, ठीक। तो ये आपको कर लेना है। किसका जो निकाल रहा है उसको x मान लीजिए, ये पूछ रहा है इसका, तो इसको x मान लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आपके सामने है, इसका कैसे निकलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर जो आ जाएगा ये आपको बी आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालना है। यहाँ पर देखिए कि जो 900 आपको 80 का 12% है, और फिर 450 का कितना है, तो आपको वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर x% मान लिए, बराबर 227 का 30%, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर यह करना होगा 400 जो 50 का x% है, इसके 450 इंटू x/100 ये इधर फेंक दीजिएगा इस पर, क्योंकि ये माइनस इस प्लस में आ जाएगा, और ये जो है इधर माइनस में फेंक दीजिएगा, ठीक, इधर आ जाएगा, ठीक, इधर आएगा राइट साइड में, तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में जाकर प्लस में चला जाएगा, तो ठीक। तो ये क्या करना है? ये भेज दिया है इसमें से, और इसको घटा देगा, ठीक। तो ये 9x/2 आ जाएगा, इसका निकालिएगा 9x/2 आ जाएगा, तो ये घट कर कितना आ जाएगा? 49.5 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये आपको 49.5 आपको 2 जो हो जाएगा गुणा में चला जाएगा, और 9 आपको नीचे आ जाएगा क्योंकि x बराबर, तो यहाँ पर कर आ जाएगा, तो 11 यहाँ पर निकल कर आंसर आ जाएगा। बनाइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन लगाइएगा। लास्ट जो होता है, अंत भला तो सब भला, और ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पक्का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बनाना, बस लोग घबरा जाते हैं देखकर, जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। देखिए जो पैसा दिया है उसका मान सबसे पहले देख लीजिएगा, उसी रेशियो में आपको समझाना होगा। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का जो टोटल है 378 सिक्के का मूल का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्के कितना है? 50 पैसे का, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 पैसे जो है 2 50 पैसा मिलता है तो 1 रुपया बनता है, और 25 पैसा 4 मिलता है तो 1 रुपया बनता है। बस इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक। कैसे? तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या है? 13 है, ठीक। इसमें सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसों के सिक्कों का मूल एक पर कितना है, तो 1 रुपया का 13x मान लीजिए, क्योंकि अनुपात दिया है, और यहाँ पर 50 पैसा का आपको 11x मान लीजिए, और 25 पैसा का यहाँ पर 7x मान लीजिए, ठीक। अब इनको गुणा कर दीजिए। आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 132 आ जाएगा आपको 50 पैसों का। कैसे बनाए हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका से है। यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको दिया हुआ सिक्का क्रमशः 3x 11x 7x मान लीजिए, और इनका गुणा कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर 11x इंटू 2 क्यों गुणा किया गया है? 50 पैसे का वैल्यू दुगना होता है, मीन्स की 2 50 पैसा मिलेगा तभी तो 1 रुपया बनेगा, तो यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ 25 पैसे को 4 माना गया है, इसलिए यहाँ पर 4 से गुणा हुआ है, ठीक। इसको आपको कर लीजिएगा जोड़ जाड़ कर, तो ये 63x आएगा, ठीक। 63x बराबर टोटल कितना दिया है? 378 रुपया दिया है, ठीक। तो x बराबर 6 आ जाएगा। अब x बराबर 6 आ जाएगा, तो हम 50 पैसों को कितना माने हैं? 50 पैसों के यहाँ पर 11 दूनी के 22x हुआ है, तो 22x का वैल्यू निकल देगा, यहाँ पर रख दीजिएगा 132 आ जाएगा सिक्कों की संख्या। तो ये 50 क्वेश्चन था। कैसा लगा क्वेश्चन जरूर बताइएगा।
बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, अगर चाह रहे हैं कि मैं ये टेस्ट अपलोड करूँ, देखिए अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है यूट्यूब में, मेरे साथी के पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि यूट्यूब का हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, अभी अपलोड कर रहे हैं तो एक दिन बाद उसका जा रहा है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन। ठीक, तो जो मैं डेट आपको टाइम दूंगा, हो सकता है 1 घंटा आगे पीछे मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि कभी कभी लाइन कट जाता है यहाँ पर। और जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एकदम समझिए बीच में कभी भी कट नहीं करता हूँ। 100 क्वेश्चन हो या 200 क्वेश्चन हो या 300 या 400 क्वेश्चन हो, एक साथ एक बार में ही बैठते हैं और एक बार में ही रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर बीच में रिकॉर्डिंग रुकते हैं तो फिर से वो वीडियो को रिकॉर्डिंग करता है, ऐसा नहीं कि बीच में काटम कुटम ये सब नहीं हम करते हैं। अब एक बार बैठे हैं तो ये 100 क्वेश्चन अभी मैं आपको एक साथ रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। ठीक, तो काफ़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आना चाहिए आपको। आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर 100 आ जाता है कमेंट तो मैं फिर से आपको दूसरा मॉक टेस्ट भी ला दूंगा। 100 कमेंट चाहिए, अपना स्कोर बताइए कितना स्कोर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा और क्वेश्चन भी सेट करूंगा। ठीक, 80 टारगेट है, ध्यान में रखकर क्वेश्चन लगाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।